बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, एक बार फिर लफ्जी जो गोलाबारी है वो कंटिन्यूसली चल रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सूरत हाल बेहतर होने के करीब तो जो मंजिल थी बेहतरी की वो दूर से दूर जाती चली जा रही है। और इसलिए जाती चली जा रही है क्योंकि एक तरफ BBC को इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया तो दूसरी तरफ मरीम नवाज साहिबा ने जो लफ्जी वार किए वो आपके सामने थे। मसला ये है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर कोई पिस रहा है तो वो एक आम शहरी है। एक आम शहरी के लिए ज़िंदगी और ज़िंदगी की बुनियादी जो ज़रूरियात हैं वो इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं कि मामलात मायूसी की तरफ बढ़ने लग गए हैं। वैसे तो मायूसी कुफ्र है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है उसके अंदर यही अब नॉर्म बनता चला जा रहा है। उसके बाद फिर सवाल होता है कि चीज़ें तब्दील कैसे होंगी। तब्दील होंगी तब जब इंतखाबात होंगे, और इंतखाबात के लिए क्या सारी जमातें तैयार हैं या नहीं, ये एक अहम सवाल है। तो आज हमारे शो के अंदर जो अहम मौज़ूआत के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, उसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म किस तरीके से किया जाएगा। वो सियासी अदम इस्तेहकाम जो कि अभी सर चढ़ के बोल रहा है। दूसरे टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि इस टाइम पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तमाम जमातें क्या तैयार हैं इंतखाबात के लिए, या फिर वफाकी हुकूमत के ज़रिए किसी तरीके से इंतखाबात को डिले करने की कोशिश की जाएगी। तीसरे टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे और बात करेंगे कि बलूचिस्तान जिसकी तरक्की और तमाम के तमाम मामलात जो हैं वो इमरान खान साहब के केसेस के बाद हम डिस्कस करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से कि किस तरीके से मामलात जो है वो बेहतर करने की उधर ज़रूरत है। ये दो सूबे जो कि बॉर्डरिंग है ईरान और अफगानिस्तान के साथ, इनको तरक्की की तरफ लेकर जाना बड़ा ज़रूरी है। इसके बारे में भी बात करेंगे। बहरहाल मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ इस टाइम पर हसन मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। हमारे साथ इरशाद अहमद आरिफ साहब मौजूद हैं, वेरी सीनियर एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। कमल शौज़ब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। और आखिर में, शो के आखिर में हमारे साथ बुशरा रिन साहिबा भी मौजूद होंगी बलूचिस्तान से। कमल, सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करूंगी। इस टाइम पर मैं आपके सामने रख देती हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है और आगे से जवाब क्या है। इलेक्शन कमीशन ने यह डिमांड की है कि इंतखाबात के लिए फौरी तौर पर इमीडिएटली 10 अरब रुपए रिलीज किए जाएं। और इंतखाबात का तखमीना जो है वो वैसे तो 15 अरब रुपए हैं, लेकिन फौरी तौर पर तो 10 अरब रुपए आप रिलीज़ करें। कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात मौखर होने से इंतखाबी अखराजात कम हुए हैं, यानी वो ज़िमनी इंतखाबात जो नेशनल असम्बली के होने थे वो अभी नहीं हो रहे हैं। सेक्रेटरी ख़जाना ने आगे जवाब दिया जी, जिसकी बेसिस पे मैं कह रही हूँ कि क्या हुकूमत किसी तरीके से डिले तो नहीं करना चाह रही। कहते हैं हुकूमत के पास अखराजात पूरे करने के लिए पैसे नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन की डिमांड हुकूमत के सामने रखूँगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जी इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी आपकी आईनी जिम्मेदारियों में शामिल है। ये शिकवा जवाब शिकवा इलेक्शन कमीशन ने जो है वो जो सेक्रेटरी ख़जाना है उनके साथ किया। अभी याद रखें कि आर्टिकल 220 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इस बात को सबके ऊपर इम्प्लीमेंट कर देता है, सबके ऊपर इनकम्बेंट कर देता है कि हर इदारे ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इंतखाबात कराने के अंदर मदद करनी है, एग्जीक्यूटिव ने मदद करनी है। वो नहीं होती हुई नजर आ रही। कमल, इस तरह से देखा जाए तो फिर तो इमरान खान साहब और आपकी जमात तैयार बैठी है और आप लोग अपोजिशन में हैं, लेकिन जो हुकूमत में है वो तैयार नहीं बैठे इंतखाबात कराने के लिए किसी भी तरीके से। और इसको ज़रा जोड़े ना मरीम नवाज की स्टेटमेंट से। मरीम साहिबा कहती हैं कि जब तक तराजू के दोनों पलड़े बराबर नहीं होंगे तब तक इंतखाबात नहीं होंगे। तो आप भूल जाएं फिर इंतखाबात। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच अनीका। एक और बड़ा एलिमेंट है जिसको आईने पाकिस्तान कहते हैं और जिसकी जो क्या कहते हैं हिफाजत का आज़्म जो है वो हमारे साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डर दिया है, और अब जब बाकायदा उनका ऑर्डर जारी हो चुका हुआ है तो जब ये समीउल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से समीउल्लाह एक फ़िक्स मैच खेलने की कोशिश करेंगे तो कंटेम्प्ट में जाएंगे। और अगर इनका बहुत दिल कर रहा है कि ये पाकिस्तान का जितना जमहूरी सो कॉल्ड जमहूरी, मानती तो नहीं हूँ मैं कि इस वक्त कोई जमहूरियत है इतनी शदीद फाशिज़म में, जो कोई बची खुची कहने को दिखाने को टूटी फूटी जमहूरियत का एक निज़ाम चल रहा है, इसकी बसात लपेटने की तैयारी करवा रहे हैं, तो फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपके सारे अल्ले तलल्ले चल रहे हैं, आपके PSL भी चल रहे हैं, आपकी शुगल और बाकी तमाशे चल रहे हैं, मोहतरम बिलावल साहब की आनियाँ और जानियाँ चल रही हैं,
सवा अरब रुपए के वो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज वास्को डे गामा बने हुए हैं और जा रहे हैं और कुछ लेकर नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ साहब अपनी पूरी काबीना की मीटिंग करने लंदन चले जाते हैं, भगोड़े से मशवरे लेने, आते जाते दुबई से होकर आते हैं, कभी कतर चले जाते हैं, लाते कुछ भी नहीं है। तो ये सारा कुछ इखराजात करने के लिए इनके पास सब कुछ है, बाकी इखराजात के लिए इनके पास पैसे मौजूद हैं, शेल बरसाने के लिए इनके पास पैसे मौजूद हैं, बाहर से और चीज़ें मंगवाने के लिए ठीक है, BMWs ऑर्डर कर दी, जो इन्होंने जो इनके तमाम वज़रा ने अब रिटर्न लिख के दिया है कि हमने 450 सीसी की गाड़ियाँ 4500 की गाड़ियाँ वापस की हैं। एहसन इकबाल ने भी ये लिख के दिया जो झूठ बोलता था कि मेरे पास तो है नहीं। ये सारे लग्जरीज करने के लिए पूरे हैं, लेकिन क्योंकि इस अवाम के सामने जाते हुए इनकी जानें निकल रही हैं, इन्हें पता है कि इन्होंने जो पाकिस्तान की अवाम पे जितना जुल्म ढाया है और जो पिछले 11 महीनों में मुल्क की तबाही फेरी है, उसमें इनको जो जवाबी लित्तर पढ़ने वो इलेक्शन वाले दिन पढ़ने, उससे भागने के लिए सारा ड्रामा करें। और माजरत के साथ यही वो इलेक्शन कमीशन है जिसको हम कहते हैं इनकी बी टीम बन के खेल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3 अप्रैल पिछले साल, ठीक है चले मुझे हसन मुर्तज़ा की तरफ 3 अप्रैल पिछले साल बुलाया था। हाँ। एक सेकंड बस सिर्फ लास्ट सुन लें क्विकली। सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट टाइम बुलाया था इनको पिछले साल, जब असेंबली तोड़ दी थी और उस वक्त भी डिस्कशन चल रही थी कि इलेक्शन, तो उसने कहा जी 7 महीने में इलेक्शन नहीं करा सकता मैं, तो हल्का बंदियां तो फलानी बंदियां। अभी जो ये सेंसस का इन्होंने एक ड्रामा रखा हुआ है वो भी टेक्निकली नॉकआउट होते हैं। ये जो मर्जी ड्रामे कर लें। आपको मैं सिर्फ इतना कहूंगी, हसन मुर्तज़ा साहब के बड़े सीनियर मेंबर पीपल्स पार्टी हैं इत्तेजाज एहसन साहब, जिसकी क्रॉस पार्टी लोग इज्जत इसलिए करते हैं कि बंदा सच बोलता है। उन्होंने भी ये बात कही है कि अगर आप इस निज़ाम में सुप्रीम कोर्ट पे अटैक करने की कोशिश करेंगे, आप कंटेम्प्ट में जाने की कोशिश करेंगे, तो फिर एक नहीं कई तहरीकें खड़ी होंगी, क्योंकि हम अपने मुल्क को और अपनी आइन की पामाली अपनी आंखों से होती नहीं देख सकते। 800 एतजाज हसन साहब ने वो कह दिया ना कि चीफ जस्टिस हमारी रेड लाइन है। बहरहाल हसन मुर्तज़ा साहब, एक तासुर मिल रहा है क्योंकि हुकूमत के एक अहम ओहदेदार सेक्रेटरी खजाना कह रहे हैं कि पैसे साढ़े कोल कोई नहीं है, कह रहे हैं, और आप इंतखाबात कराने के लिए 10 अरब मांग रहे हैं, तो ये वाला काम मैं हुकूमत के सामने तो रख दूंगा। अब ऐसा जवाब जाए तो फिर वो दबे लफ्ज़ों की बात या बिटवीन द लाइंस अगर रीड करें तो ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा है ना ही समझो तुसी, तो ये वो ना ही समझे वाली बात है। और क्या पीपल्स पार्टी भी इस चीज़ के अंदर, अगर हुकूमत इस तरह के हरबे अपनाना चाहे कि वो इंतखाबात को डिले कर दे, तो क्या पीपल्स पार्टी की भी ये थॉट होगी कि इंतखाबात को डिले कर दें, या वो कहेगी कि नहीं आप गलत कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट में होते हुए? देखिए जी, एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूरत भी आइन की वायलेशन जो है वो नहीं चाहती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन देने वाली जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन के लिए जान की कुर्बानियां देने वाली जमात है। ये तो कोई दो राय नहीं। हम तो कहते हैं कि टाइम पे इलेक्शन हो, उसके रिजल्ट्स जो भी आए कोई इशू नहीं है। हुकूमतें आती जाती रहती हैं और आइन और ये मुल्क और ये कौम, इनका जो है वो रहना जरूरी है। हुकूमत तो हर 4-5 साल के बाद तब्दील होती रहती है और कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हुकूमत के अंदर ये चीज़ क्लैरिटी के साथ मौजूद है क्या हसन मुर्तज़ा साहब? कुछ मुझे जो स्टेटमेंट्स नज़र आ रही हैं उसके अंदर तो बड़ी मुतज़ाद किस्म की आ रही हैं कि जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अगर इंतखाबात होते हैं 30 अप्रैल को, उसके बाद फिर मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि दोनों पलड़े बराबर होंगे तब जाकर इंतखाबात होंगे, तो इसका मतलब तो किसी और तरफ निकल रहा है। देखिए, ये मरियम नवाज साहिबा का और राना सनाउल्लाह साहब का वो तो अपना मौकफ जो देते हैं या उनका कोई स्पोक्स पर्सन बता सकता है या वो खुद बता सकते हैं। मैं तो इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं उनका गवर्नमेंट का हिस्सा है ना, गवर्नमेंट आउट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द गवर्नमेंट, आई एम ट्राइंग टू सेंस दैट। अगर मुझे बताने दें तो मुझे आपसे ज्यादा पता है कि मैं गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ। एग्जैक्टली, मुझे ज्यादा पता है कि हम कोलिशन में बैठे। तो मैं यही जानना चाह रही हूँ हसन मुर्तज़ा साहब कि आप गवर्नमेंट तो करने देना। अब आप अगर आप वज़ीर दाखिला साहब को कह रहे हैं हसन साहब कि मुझे नहीं पता, वो उनका मसला है, वो ही बता सकते हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, मैंने बोलना है तो फिर आपने 2 मिनट मुझे सुनना है। अगर आपने बोलना है तो फिर मैं चुप करके आपको सुनता हूं। नहीं, फरमाइए। मैं अर्ज कर रहा हूँ जी कि हम उनके साथ उनकी कोलिशन में हैं और हम सिर्फ और सिर्फ मुल्क को इन बुरहानों से निकालने के लिए उनके साथ है। और हम हमेशा ये बात कहते हैं कि हमें एक कौम की हैसियत से सोचना चाहिए।
پاکستان جو ہے وہ کوئی اچھے حالات سے نہیں گزر رہا. پچھلے 4 سال میں ہم نے جتنا نقصان کیا ہے اس کا ازالہ آنے والے 10 سالوں میں بھی نہیں ہو سکتا. تو ہمیں ہوش کے نوخن لینے چاہیے. آج بھی ہم اپنی صرف اس چکر میں ہے کہ ہماری باری لگ جائے اور ہم آ جائیں اور ہم حکومت بنا لیں اور ہمارے جو ایشوز ہیں وہ ریزالو ہو جائیں. آپ کو آرام سے تسلی کے ساتھ پہلے ملک کی خیر مانگنی چاہیے, اس کے بعد اپنی حکومت کا سوچیں. ابھی تو آپ کے جو مقدمات ہیں, جو کیسز ہیں وہ ہیں, ان کو آپ ان سے فارغ ہوں. آپ خود کہتے ہوتے تھے کہ حکومت چھوڑ دیں, اگر آپ پہ مقدمات ہیں تو آپ اپنا عہدہ چھوڑ دیں, جائیں. اگر آپ بے گناہ ہوئے تو واپس آ جائیں, اگر نہ ہو تو پھر اپنی بھگتیں. تو اس لیے ابھی یہ موقع نہیں ہے کہ ہم آپس میں ان چیزوں پہ لڑتے رہیں. ساری دنیا میں حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں, تو پاکستان میں پہلی دفعہ ہوئی ہے. ایک آئینی تبدیلی ہے, ایک آئین کے ذریعے, ایک نو کانفیڈنس کے ذریعے آپ کو تبدیل کیا گیا ہے. اور اگر آپ تبدیل ہو گئے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن حسن صاحب مسئلہ اب انتخابات کا ہے نا, وہ تبدیل ہو گئے, وہ تو انہیں کچھ نہیں کہنا چاہیے. ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک آئینی چیز ہے, وہ اس کے پیچھے جو محرکات وہ سمجھتے ہیں کہ ہیں وہ دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. لیکن اب انتخابات کی کلیئرٹی نہیں آ رہی ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ انتخاب تو ٹائم پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ہونا چاہیے. حکومت کو چاہیے کہ وہ انتخابات ٹائم پہ کروائے, اور ملک میں جو ہے وہ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا اس وقت تک معاشی استحکام نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, ہمیں سیاسی حل کی طرف جانا چاہیے. ہمیں یہ جو روز سڑکوں پہ جو ہو رہا ہے یہ مناسب نہیں ہے. اچھا, وہ سڑکوں والی بات میں نے کرنی ہے ابھی حسن مرتضیٰ صاحب آگے, لیکن ارشاد احمد عارف صاحب, ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم عمران خان جو ہیں وہ 3 عدالتوں کے اندر ان کی استثناء کی درخواست منظور ہو گئی. آج انہوں نے ایک عدالت کے اندر ویڈیو لنک کے اوپر پیشی بھی دے دی, اور اب یہ جتنے کیسز ہیں, یہ جتنے کیسز آگے بڑھتے جائیں گے, اس کے اندر نااہلی کے چانسز عمران خان صاحب کے, وہ پلڑا برابر کرنے والی باتیں, وہ ساری چیزیں کچھ ایسی رائٹنگ آن دا وال سی ہوتی ہوئی دھندلی نظر آ رہی ہے. آپ کے خیال میں عمران خان صاحب انتخابات سے پہلے نااہلی کی طرف بڑھ چکے ہوں گے یا نہیں؟ دیکھیں, 2 چیزیں ہیں. ایک تو جو پہلا سوال تھا حسن مرتضیٰ صاحب سے بھی اور قمر چودھری صاحبہ سے, الیکشن صوبائی اسمبلیوں کے ہوں یا جنرل الیکشن ہوں, قومی اسمبلی کے ہوں, وقت پر ہونے چاہیے. کیونکہ پاکستان کی جو بائنڈنگ فورس ہے وہ ہمارا آئین ہے, ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے, اور اس کی وائلیشن میں نہیں سمجھتا کہ ملک کے مفاد میں ہے, جمہوریت کے مفاد میں ہے. ایک چیز جو ملک کو قائم رکھنے والی ہے اس کی اگر خلاف ورزی حکومتیں شروع کر دیں, حکمران شروع کر دیں, حکومتی ادارے شروع کر دیں, ریاستی ادارے شروع کر دیں, تو پھر ملک کو کیسے آپ بچائیں گے, اور کس منہ سے آپ کہیں گے کہ جی ہم ایک فیڈریشن ہے اور ہم ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہیں. ایک پہلو. اور یہ جو آئین ہے وہ پیداوار ہے الیکشن کی. یہ جو جمہوریت ہے, پارلیمنٹ ہے, اسمبلیاں ہیں, یہ الیکشن کی پیداوار ہے. الیکشن کو نگیٹ کرنا, الیکشن کو ڈیلے کرنا, میں سمجھتا ہوں اس ملک کے ساتھ, قوم کے ساتھ, جمہوریت کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہوگا. اچھا ارشاد صاحب, آپ اگر بس ایک پوائنٹ, حسن مرتضیٰ صاحب اور قمر شوذب صاحبہ دونوں یہاں موجود ہیں, دونوں کا موقف ہے کہ انتخابات ٹائم پر ہونے چاہیے, تو پھر کس کا موقف ہے کہ ٹائم پر نہیں ہونے چاہیے؟ وہ تو رانا ثناء اللہ صاحب روزانہ کہتے ہیں, خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں, مریم صاحبہ کہتی ہیں, برملا کہتی ہیں کہ پہلے بھاری ہوں, کچھ فیصلے ہوں, پھر الیکشن کرائیں. تو وہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں. مسلم لیگ نون تو کم از کم, اور مولانا فضل الرحمان صاحب تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں. یہ جو گورنر صوبہ سرحد کے ہیں KP کے, وہ جو الیکشن کی تاریخ نہیں دے رہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ نہیں چاہتے کہ الیکشن ہوں وقت پر. گورنر پنجاب الیکشن کی تاریخ کیوں نہیں دے رہے تھے؟ اس لیے کہ الیکشن نہ ہوں وقت پر. تو وہ تو لوگ موجود ہیں, اور پیپلز پارٹی کا یا حسن مرتضیٰ صاحب کا یہی موقف ہونا چاہیے, کیونکہ یہ جس آئین پر ہم فخر کرتے ہیں کہ متفقہ آئین ہے, اس کا کریڈٹ پیپلز پارٹی کو جاتا ہے, پیپلز پارٹی لیتی ہے, ووٹر صاحب جاتا ہے. تو اس کے بعد پیپلز پارٹی, تو میں کبھی توقع نہیں کرتا کہ پیپلز پارٹی بھی کہے گی کہ کوئی مسئلہ نہیں, صرف شکست کے خوف سے پیپلز پارٹی کہے گی الیکشن وقت پہ نہیں ہونے چاہیے. ہمارے ہاں اس سے برے حالات رہے ہیں, معاشی طور پر بھی اور سیکیورٹی وائز جلدی کے حوالے سے الیکشن ہوئے ہیں, اور کئی ملک ہیں جہاں ہوتا ہے. بٹ عمران خان کا معاملہ یہ ہے
عمران خان صاحب اس وقت یعنی ابھی تازہ ترین جو گیلپ سروے آیا ہے وہ پاپولیرٹی میں 61% ہیں. تو اس کے بعد آپ ان کو اگر نااہل کریں گے یا گرفتار کریں گے تو اس سے پلڑا جو ہے برابر نہیں ہوگا. پلڑا مزید عمران خان کی طرف پیپلز پارٹی کی طرف جھک جائے گا. انٹرسٹنگ پوائنٹ ارشاد صاحب, یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, اور اسی حوالے سے جو کل بھی صورتحال ڈیولپ ہوئی. ایک پوائنٹ جی ویری کوئکلی. اور اس سے یہ تاثر پختہ ہو جائے گا کہ ماضی میں جو کچھ ہوتا ہے, مریم صاحبہ کی جو منطق ہے نا وہ اس طرح اپلائی ہوتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آج اگر عمران خان کو نااہل کرنا ضروری ہے اور یہ ایک جائز بات ہے تو پھر جو نواز شریف کے ساتھ ہوا وہ بھی درست تھا, وہ بھی کسی طریقے سے جائز تھا. ٹھیک ہے ارشاد صاحب, I have to go on a break right now. بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں ذرا کہ یہ انصافی نا انصافی یہ تمام چیزیں, اور سیکنڈلی آبویسلی انتخابات کے ساتھ ساتھ جو انتخابی مہم ہے اس کے اندر بھی بڑی گڑبڑیں چل رہی ہیں. کیا چل رہا ہے, بریک کے بعد بات کریں گے. بریک پہ جانے سے پہلے انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے جس کے اوپر ایک بڑا سوال اٹھ رہا ہے وہ ڈسکس کر رہے تھے, لیکن ابھی عمران خان صاحب نے بھی کچھ باتیں کہی ہیں, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. وہ کہتے ہیں جی کہ ملک کی خاطر اپنے قاتل چیف الیکشن کمشنر کو بھی معاف کرنے کو تیار ہوئے. الیکشن کمیشن کا شفاف الیکشن کرانا بڑا ضروری ہے. الیکشن کمیشن تو اب پیسے مانگ رہا ہے اور پیسے دینے کو پتہ نہیں حکومت تیار ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. بی بی سی کو بھی انہوں نے انٹرویو دیا عمران خان صاحب نے, وہ کہتے ہیں جی کہ سوچا نیا چیف آئے گا تو تبدیلی آئے گی, لیکن کوئی تبدیلی نہیں آئی بلکہ سختیاں بڑھ گئی ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ, اور کہتے ہیں مجھے اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. کچھ ہی دن پہلے عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہوں, اور یقیناً اس طرح سے کہا تھا کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ وہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. میرا سوال یہ ہے کمل شاہ صاحبہ کہ ہر سیاسی جماعت ہر دوسرے دن اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے کسی نہ کسی طریقے سے منتظر رہتے ہیں. ہر سیاسی جماعت یہ اپوزیشن میں آ کے کہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا, اور جب حکومت میں آتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے حکومت میں آنے کے لیے بھی اور آنے کے بعد بھی ہر طرح کی سپورٹ دی جائے. اس جو سپیس کریٹ کرتے ہیں سیاستدان خود, اس کو کیسے ختم کریں گے؟ انیکا 2 منٹ ذرا دیجیے گا. ایک تو پلڑا بھاری کرنے والی بات پہ میں نے جواب نہیں دیا تھا. تو مریم بی بی کو آپ لوگ ویسے بہت سیریس لیتے ہیں, حالانکہ انتہائی نان سیریس خاتون ہے, نان پولیٹیکل خاتون ہے. اس کے پاس کوئی پاکستان کے لیے روڈ میپ نہیں سوائے جھوٹ کے پلندوں کے, جہاں سے گٹر جیسی زبان شروع ہوتی ہے اور گٹر پہ ختم ہوتی ہے. پلڑے بھاری کرنے تو بی بی 3 دفعہ عمران خان وزیر اعظم بنے گے. کہتی رہے نا, کہتی رہے عمران خان نے کبھی پرسنل اٹیکس نہیں کیے, بلو دا بیلٹ جا کے باتیں نہیں کی. وہ دھرنوں میں جلسوں میں جو یہ زبان بول رہی ہوتی ہے, میں آپ کو ویڈیوز بھیج دیتی ہوں. ابھی پرسوں جو اس نے کھڑے ہو کے ذاتیات پہ حملے کیے اور جو گند اگلا ہے, بہرحال وہ اٹینشن سیکر ہے, میں زیادہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتی. میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ پلڑا برابر کرنا ہے تو بی بی 3 دفعہ وزیر اعظم بنیں گے عمران خان, اور آپ کے ابا جان واپس تشریف لائیں, آ کے اپنی عدالتوں سے کیسز لڑیں اور تمام رسیدیں پیش کریں. باہر آپ نے جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں موجیں لڑائی ہوئی ہیں وہ وہاں سے بیچیں, وہ سارا پیسہ ملک میں شفٹ کریں. عمران خان نے تو اپنے حق حلال کی کمائی سے 1 فلیٹ خریدا تھا, وہ بھی پیسہ یہاں لا کے لگایا ہے اور یہیں رہتا ہے. آپ کے ابا جان تو ہر دوسرے دن معاہدے کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں, اور 4 گولیاں بھی بھگتے ہیں جو آپ نے اسپانسر کروائی ہیں آپ کے ابا جان اور چاچا جان نے. ایک بات, جہاں تک آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی, خان صاحب نے خود بھی کلیئر کیا اور میں بھی علل اعلان ببانگے دوہل آپ بڑا یوز کرتی ہیں لفظ, آپ سے ہی میں نے سیکھا ہے, تو میں کہنے جا رہی ہوں اسٹیبلشمنٹ کو بالکل انہوں نے نہیں کہا ہے کہ ہماری مدد کریں. آپ نے دیکھا ہے 1 for all and all for one. اسٹیبلشمنٹ پہ میں نہیں کہہ رہی, جان کی امان پا کے کہہ رہی ہوں کہ مریم بی بی نے کہا کہ 29 نومبر کے بعد تو ہماری اصل حکومت آئی ہے. اور بات ہے کہ ابھی 10 دن پہلے انہوں نے کہا یہ حکومت ہماری اس وقت ہوگی جب میرا ابا واپس آئے گا, نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی. جاوید لطیف نے اس طرح کے بیان دیے, طلال چودھری نے ایسے بیان دیے کہ جناب یعنی کہ پریزنٹ چیف کے آنے کے بعد سے تو ہماری اصل حکومت آئی ہے. تو یہ امپریشن وہاں سے آ رہا ہے, ہم نہیں دے رہے. دوسری بات, پچھلے 10 سے 11 مہینوں میں 36 بائی الیکشنز ہوئے یا 37 بائی الیکشنز ہوئے, اس میں سے 30 الیکشن اس ساری بروٹیلٹی, اس سارے فاشزم,
इलेक्शन कमीशन के सारे जो भी रोल था उसके बावजूद पीटीआई जीती है। हमें किसी के कंधे की जरूरत नहीं, अल्लाह का शुक्र है जो अल्टीमेट सॉवरन है, जो पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी में मेन पावर है, वो पाकिस्तान की आवाम है, जिसको असल में स्टेट माना जाता है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हुई है। हमें ज़रूरत नहीं है एस्टेब्लिशमेंट की, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिन्होंने अटैक किए और जो आपको पता है FIR में इमरान खान जिनको नॉमिनेट कर रहे हैं वो हल्के मुक्तदर जो हैं, हमें मजीद दीवार से लगाना बंद कर दे। अच्छा, मुझे और कमल ये लेवल प्लेइंग बताइएगा, फील्ड का मतलब मुझे ये है कि एक साइड को इम्पोर्टेंट केस के ऊपर ये जरा जवाब दे दें। तोशाखाना केस के ऊपर खान साहब कह रहे हैं कि जी पूरा केस खुलेगा तो कौम के सामने आ जाएगा। गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो सारी की सारी चीज़ें अब पब्लिक हैं। अब जो है वो तोशाखाना का सारा रिकॉर्ड पब्लिक होगा और इसके अंदर खान साहब कह रहे हैं कि केस खुलेगा तो सबके सामने आ जाएगा। तो ये तो रिकॉर्ड खुलने से भी सारी चीज़ें सामने आ जानी चाहिए ना, तो उसके अंदर तो एज सच कोई अच्छा एक मिनट में जरा झिझक की बात ही नहीं होनी चाहिए। मैं ठीक है अनिका, मुझे एक सेकंड सिर्फ कंप्लीट करने दें। जो इमरान खान साहब का पॉइंट है और मेरा भी यही पॉइंट है कि आप बराए मेहरबानी सारा जो न्यूट्रल का एक नारा था उस पर प्लीज़ आ जाए, सारी पार्टीज इलेक्शन में जाएं और अपनी कैंपेन करें। ये नहीं होना चाहिए कि एक दिन रूट मिले, डीसी सारी अप्रूवल दे, जो कल हुआ रैली पॉलिटिकल रैली थी, इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हो रही थी और सुबह आपने 144 लगवा के हमारे बंदों को मार के मार ही दिया। क्या उनका बेचारे पॉलिटिकल वर्कर्स का गुनाह था? कोई आर्म्ड थे? नहीं, वो तो झूठ का condemnable। प्रोपेगेंडा। और फिर पैमरा जो है ब्लैकआउट कर है, वो कंडेमेबल। आज पैमरा को लाहौर हाई कोर्ट ने मना कर दिया है कि आप ये बैन नहीं लगा सकते इमरान खान साहब पे। ठीक हो गया। और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। चले, मैं आपकी तरफ वापस आती हूं। एक बात, मैं अब आपकी आप तरफ आ वापस जाए आती जो हूं। आप कमल, मैं आपकी तरफ वापस आती हूं, मुझे बाकी मेहमानों को भी ऐड कर दें। मैं तोशाखाना पे आपकी तरफ आऊंगी, तोशाखाना लेकिन आपने पूछा है। ये सेगमेंट छोटा है, मुझे आपकी तरफ आने दे। तोशाखाना पे मैं आपकी तरफ आऊंगी। हसन मुर्तजा साहब, ये कल जो लाहौर में मामला हुआ और एक शख्स की जान चली गई और वहां जो केयर टेकर सीएम बैठे हैं उनके ऊपर वो मुबैना तौर पर जरदारी साहब के मुंह बोले बैठे हैं। इल्ज़ाम सारा केयर टेकर सेटअप के ऊपर लग रहा है क्योंकि पंजाब पुलिस की हैवी हैंडेडनेस, कहीं से तो ऑर्डर्स आए होंगे ना हसन मुर्तज़ा साहब, ये कंडेमेबल है। पीपल्स पार्टी क्या इसको कंडेम करती है जो कल हुआ? जो आप चीज का बात कर रही हैं ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ह्यूमन राइट्स की बात की है। हमने कभी भी किसी की सियासी, किसी की जमहूरी आज़ादियों पर पाबंदियां नहीं लगाई। हम कहते हैं कि आपकी अगर तो जद्दोजहद जमहूरी है और उस पर इस तरह का कोई वाक़या आता है तो वाक़या ही वो बड़ा तकलीफ दे है। और अगर आप जत्थों की सूरत में इदारों पे चढ़ाई करते हैं, अगर आप अदलिया पे चढ़ाई करते हैं, अगर आप लोगों की नक्शे अमन पैदा करते हैं तो मुनासिब नहीं है। ये जो कल हुआ इसके लिए आप अगर कोई हुकूमत का स्पोक्स पर्सन बुला लेते और वो शायद आपको ज्यादा खुल के उस पर बात करके बताता। मैंने तो जितना देखा है मैं तो उसका आपके सामने वो बयान कर रहा हूँ। आपने बात की कि केयर टेकर सीएम जो है वो जरदारी साहब के मुंह बोले बेटे हैं, तो क्या आप ये चाहते हैं कि हमारी जो सीएम है या पीएम है या दीगर जो पाकिस्तानी किसी भी ओहदे पे हैं, क्या उनकी जरदारी साहब के साथ दुश्मनी होनी चाहिए? एक एहतराम का रिश्ता है, वो मोहसिन नकवी साहब के साथ भी है, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ है, वो तमाम हमारे जो सरकारी ऑफिशियल्स हैं उनके साथ भी है। इज्जत एहतराम का रिश्ता है। उसमें ये तो हरगिज नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब की हुकूमत जो है वो जरदारी साहब उसके जिम्मेदार हैं या जरदारी साहब की हुकूमत हो तो मोहसिन नकवी साहब जिम्मेदार हैं। ये बात हरगिज नहीं है। हम सारों को अपने आप को आइन के और कानून के ताबे रखना पड़ेगा। हमें इस मुल्क को बेहतर करने के लिए अपनी ये जो हमारे ज़हनों में होता है ना कि हम तो बड़े पॉपुलर हैं और हम ये हैं और हम वो हैं, ये हमें नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया तो खादिम है, जो भी हुकूमत में होता है या अपोजिशन में होता है वो आवाम की खिदमत तक उसका है। इरशाद साहब, तो अगर इरशाद साहब क्लोजिंग रिमार्क्स। जी क्लोजिंग रिमार्क्स इरशाद साहब, ये सारी सूरत हाल जो कल भी हुई और आज भी उसके मामले के ऊपर FIR जो कटी है उसमें कल जो कुछ भी हुआ इंतहाई अफसोसनाक था। अगर रैली की इजाज़त दे दी थी तो ये जवाब पेश करना जी ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे हैं, आज तक पाकिस्तान में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी रैली को इसलिए रोका गया हो और उस पर तशद्दुद किया गया हो कि जी ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे हैं।
बिल्कुल लघु किस्म का एक मौक़िफ़ अख्तियार किया गया और आज ही हुकूमत ने कहा कि जी हमने तो वापस ले लिया है। इसका मतलब है आपने सिर्फ इसी रैली के लिए दफ़ा 144 लगाई थी। तो जो ठीक हो कुछ भी गया कल इरशाद हुआ साहब। है वैसे वाकई में आप बस ठीक कह रहे हैं इरशाद आरिफ साहब। इरशाद अहमद आरिफ साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि किसी ने कभी ये नहीं सोचा कि किसी तरीके से ट्रैफिक को कोई मसला हो रहा हो। वो आम आवाम की बात है, वो खड़े रहते हैं, वो इंतजार करने, उसका किसी को फिक्र नहीं होती। इरशाद साहब थैंक यू वेरी मच। कमल शौसफ साहब बहुत शुक्रिया। हसन मुर्तज़ा साहब थैंक यू वेरी मच। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे बलूचिस्तान को तरक्की की तरफ लेकर जाना है। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम सियासत के बारे में बात कर रहे थे। अब सबसे बड़े रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान के हवाले से बात करते हैं, जहां आज आर्मी चीफ ने भी जाकर मुख्तलिफ वायदीन से बात की, वहाँ जितने जवान और अफसरान हैं उनसे बात की और बलोचिस्तान की तरक्की के लिए मंसूबों के हवाले से भी अनाउंसमेंट की। हमारे साथ बुशरा रिंद साहिबा मौजूद हैं, मेंबर पार्लियामेंटेरियन रह चुकी हैं बलोचिस्तान की। बहुत शुक्रिया बुशरा रिंद साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। बुशरा साहिबा, बलोचिस्तान में इस टाइम पर ग्वादर से लेकर अप टॉप नॉर्थ तक सबसे ज़्यादा जो एक फैक्टर हम लोगों को नज़र आ रहा है वो ये है कि एजुकेशन और साथ ही साथ बेसिक नेसेसिटीज़ की किल्लत। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शायद काफ़ी नहीं होगा और स्कैटर्ड आबादियों की वजह से तमाम सहूलियात प्रोवाइड करना भी बड़ा मुश्किल हुआ है। लेकिन बलोचिस्तान के अपने सियासतदानों से बड़ा शिकवा रहा, हमेशा से ये शिकायत रही कि खुद सरदार और खुद जो बड़े बड़े लोग हैं उनके घर देखें, उनका रहन सहन देखें तो वो अलग है और एक आम बलोचिस्तान के शहरी का तर्ज जिंदगी इंटायरली डिफरेंट है। ये जो पैरिटी है, ये जो डिफरेंस है, ये कब खत्म होगा? थैंक यू जी। बलूचिस्तान की अगर टॉपिक पे मैं बात करने बैठूं तो मेरा ख्याल है मुझे 2-4 घंटे तो चाहिए होंगे। बलूचिस्तान की हिस्ट्री अगर हम माजी में देखें और हाल में देखें और मुस्तकबिल देखें तो मेरा ख्याल है बहुत ही मुझे तो ब्लैंक नजर आया, क्योंकि कभी भी किसी ने मुखलिस होकर बलूचिस्तान के बारे में सोचा ही नहीं और ना ही उस तरह हकूक दिए गए जिस तरह बाकी सूबों को शेयर्स मिले, क्योंकि फेडरल ने देखा जाए हमेशा से नाइंसाफी की है बलूचिस्तान के साथ और जिसकी वजह से महरूमियां डेवलप हुई। इस चीज को तो मानना पड़ेगा। बुशरा साहिबा, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट। बहुत सारी कोताहियां फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हुई होंगी, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने तो नहीं कहा था बलूचिस्तान के सेक्रेटरीज को कि वो अपनी तिजोरियां और अपने घर को पूरी तिजोरी बना लें। जो करप्शन वहां है उसको तो रोक लें पहले। देखें, यू आर वेरी राइट। बहुत से ऐसे इश्यूज जो सूबाई लेवल पे भी हुए, बट मैं आपसे बात कर रही हूँ 18 अमेंडमेंट से पहले की। 18 अमेंडमेंट तो अब की हुई है ना, उससे पहले तो बलूचिस्तान किसके अंडर आता था? फेडरल के अंडर आता था ना। तो फेडरल का हक बनता था कि बलूचिस्तान को उसी हिसाब से डेवलप करे जैसे कि बाकी सूबे थे, जो कि नहीं किया गया। ना तालीम में उस हिसाब से हमें शेयर मिला, ना एजुकेशन में, सॉरी, ना हेल्थ में और ना किसी और फैसिलिटीज में। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो अगर कहें तो दोनों चीजें जो है उसमें हम बहुत पीछे हैं। हमारे पास ना हॉस्पिटल्स हैं, ना अच्छी बिल्डिंग्स हैं, ना अच्छे स्कूल्स हैं और आपको पता है रकबे के लिहाज से ये सबसे बड़ा सूबा है। तो जाहिर बात है जब हम वसाइल की कमी के बारे में बात करते हैं तो इतने बड़े उस पे अभी फौरी तौर पे जो हालात हैं उसमें इतना ज्यादा चीजों को कवर करना नामुमकिन है। वी आर वेरी थैंकफुल टू आर्मी चीफ कि उन्होंने पर्सनली इस चीज को महसूस किया और उन्होंने जो मकरान डिवीजन है उसमें बहुत सारी चीजों को अनाउंस किया जो डेवलपमेंट के हवाले से हैं। और मैं तो ये कहूंगी कि अगर हमारे जो भाई इस वक्त नाराज हैं और जो उनके इश्यूज हैं वो इसी से सब चीजों से रिलेटेड है। जाहिर बात है हमारा सूबा वसाइल से माला माल है और ये चीज जो अट्रैक्ट करती है हमारे दुश्मनों को जो अब्रॉड में बैठे हुए लाइक हमारे इंडिया है, मैं तो हमेशा खुल के बोलती हूँ, और इसी तरीके से हमारे और नेबरिंग कंट्रीज हैं जो कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अमन हो या बलूचिस्तान में हो। तो इसी हवाले से मैं कहती हूँ कि हम सबको यकजा होकर बलूचिस्तान के बारे में सोचने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया बुशरा रिंद साहिबा। ये नहीं है कि हम बलूचिस्तान की लोग सोचें। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं कि बलूचिस्तान को हम सारे ही ओन करते हैं। बलूचिस्तान हमारा इम्पोर्टेंट सूबा है और इसीलिए भी क्योंकि वहाँ के वसाइल, वहाँ के लोग
وہاں کے وسائل سے زیادہ ضروری ہے. وہاں کے جو لوگ ہیں دوز آر پرائیورٹی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم, اور ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. یقیناً جو دوسرے دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں وہ ایک سیپریٹ سٹوری ہے, لیکن جتنے ہمارے بلوچستان کے بھائی ہیں ان کو ہمیں اون کرنا ہوگا. انیکا نثار کو اسی پوائنٹ پہ اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ناصر.